नमस्कार मित्रों। आज की कहानी है जाले और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो चलिए सुनिए कहानी जाले। गुन्नो चाय का गिलास लेकर बाहर बरामदे में आई तो देखा वह भैया की इजी चेयर पर सिर टिकाकर सो रही है। स्टेशन से जो होल्डॉल और संदूकची लाई थी वे धूल में लदे फदे क्लांत से पड़े थे। शॉल के पास उनका एक हैंडबैग पड़ा था जिसके मुंह से तौलिए का मैला सिरा झांक रहा था। उनका मुंह भी थोड़ा सा खुलाया था। हल्की सी हूक लिए सांस बाहर आता, भीतर चला जाता। वह कुछ देर चुपचाप अपनी बहन को देखती रही, फिर धीरे से उनका कंधा झिंझोड़ा। जीजी उठो, चाय पी लो, फिर आराम से सोना। उन्होंने आंखें खोली और सूने में गुन्नों को देखती रहीं, जैसे समझ न पा रही हूँ वह इतनी लंबी यात्रा के बाद कहाँ आ पहुँची हैं। भैया कहाँ गए? बाहर गए होंगे, आते होंगे। उसने तिपाई खींचकर बहन के आगे कर दी और उस पर चाय का गिलास रख दिया। रेल में तो तुम्हें क्या नींद आई होगी? जीजी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दोनों हाथ चाय के गिलास पर रख दिए, जैसे सर्दी में ठिठुरते हाथों को सेक रही हूँ। छोटी अभी नहीं आई? उन्होंने धीरे से पूछा। गुन्नों का चेहरा मलान सा पड़ गया। जब वे स्कूटर से उतरी हैं, तीसरी बार उन्होंने छोटी के बारे में पूछा था। गाड़ी लेट है, भैया ने फ़ोन करके पूछा था। दोनों बहनें अलग अलग शहरों से आई थीं। 3 साल पहले जब एक दूसरे से मिली थी तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। भाभी की अर्थी बरामदे में रखी थी। जब वे उसे श्मशान ले गए तो वह आखिरी धागा भी टूट गया जिसने उन्हें इस बंगले से बांध रखा था। छोटी उन दिनों अमेरिका में थी। उसे सिर्फ टेलीग्राम से खबर दी जा सकी थी। तुम कब आई थी? चाय से आंख उठाकर जीजी ने गुन्नों को देखा। वह अपनी काली शॉल में गुड़मुड़ी सी होकर बैठी थी। भैया की चिट्ठी मिली तो उसी रात का रिजर्वेशन करवा लिया। मैं तो बिल्कुल डर गई थी। यहाँ आकर पता चला कि उन्होंने तुम्हें और छोटी को भी लिख दिया है। तुम्हें क्या लिखा था? सलाह करना चाहते हैं मकान के बारे में, जीजी ने कहा। क्या बेचना चाहते हैं? गुन्नों ने इतने ऊंचे स्वर में कहा कि जीजी का मन दहल सा गया। आंखें अनायास बंगले के खाली कमरों की ओर मुड़ गईं कि कहीं उनकी आवाज़ें भीतर न पहुंच जाएं, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं बचपन के माँ बाप अब भी कहीं बैठे न हों। वे कभी भी आकर पूछ सकते थे, तुम दोनों बैठे क्या बातें कर रहे हो? यह सिर्फ उनका डर था और कुछ नहीं। भीतर कोई नहीं था। घर के कमरे साएं साएं कर रहे थे। सिर्फ पिछवाड़े का दरवाज़ा हवा चलने से कराहने लगता था। वह एक बहुत पुराने किस्म का मकान था, अंग्रेज़ों के ज़माने में सिविल लाइंस के बंगलों की याद दिलाता हुआ। एक छोटा सा लॉन, बीच में बजरी की सड़क जो फाटक तक जाती थी, दोनों तरफ झाड़ियों की फेंस, जहाँ अब जगह जगह खाली सुराख दिखाई देते थे। उनके भीतर से आती हुई हवा से दिसंबर की महीन कमज़ोर धूप कुछ और ठिठुरी सी दिखाई देती थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, गुन्नों ने कहा। कल रात मैं देर तक लॉन में बैठी रही। खाने के बाद भैया तो अपने कमरे में चले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं किस कमरे में अपना बिस्तर लगाऊं। जीजी ने सिर उठाया, खोई आंखों से अपनी छोटी बहन को देखती रही। क्यों, इतने तो कमरे थे? उन्होंने थे कुछ ऐसे स्वर में कहा जैसे वह किसी बीते हुए मकान की बात कर रही हूँ, उस घर की नहीं जिसमें वे बैठे थे। सबके ताले बंद थे। भैया ने मुझे चाबियों का गुच्छा पकड़ा कर कहा, मैं जिस कमरे में चाहूँ वहाँ सो सकती हूँ, किसी भी कमरे में। एक बार तो मन हुआ मैं आउट हाउस में जाकर महाजन के क्वार्टर में सो जाऊँ। वह हंस रही थी।
जीजी को हमेशा गुन्नों की बातें कुछ अजीब सी लगती थीं। घर में एक वही थी जिसने जीजी के ब्याह के बाद सारे घर को संभाल लिया था। पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी थी। वह जब कभी ससुराल से आती थी तो स्टेशन पर अकेली गुन्नू ही उसे लेने आती थी, सिवा उस दिन के जब मुन्नू की खबर मिली थी। तब स्टेशन पर कोई नहीं था। कहाँ सोई तुम? माँ जी के कमरे में। वही एक कमरा था जो चौके के दरवाजे से खुलता था। अंधेरे में कौन सी चाबी कौन से ताले में लगती है, इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहती थी। एक हल्की सी हंसी सुनाई दी तो जीजी चौंक गई। क्या बात है गुन्नो? तुम्हें मालूम है माँ जी का पानदान वहाँ उसी आले में रखा था जहाँ वह अपने ठाकुर जी रखती थी। सिंहासन तो वहाँ देखा, लेकिन ठाकुर जी कहीं दिखाई नहीं दिए। मौसी उन्हें साथ ले गई, जीजी ने कहा। आखिरी दिनों वही तो पूजा पाठ करती थी। माँ जी से तो बिस्तर से भी उठा भी नहीं जाता था। वह असली मौसी भी नहीं थी, बाल विधवा थी, जिन्हें बाबू की मृत्यु के बाद माँ नील के कटरे से ले आई थी, जहाँ उनका ननिहाल था। माँ जहाँ भी जाती वह छाया की तरह उनके साथ जाती। अंतिम दिनों में माँ ने 7 तीर्थ यात्राएं उन्हीं के साथ की थी। सबने सोचा था माँ जी की मृत्यु के बाद वे भैया के साथ रहेंगी, लेकिन वे एक दिन भी नहीं रुकी। कहती थी जो उन्हें इस घर में लाया था, अगर वह ही इस घर से चला गया तो वे पीछे रहकर क्या करेंगी। जब से वह गई भैया बिल्कुल अकेले रह गए। किसी को कुछ भी नहीं मालूम वे कैसे रहते हैं, दिन भर क्या करते हैं। कभी कोई बहन आती तो कमरों के दरवाजे खुलते। भाभी का ड्रेसिंग रूम, माँ जी का पूजा घर, बाबू का स्टडी रूम और वह कमरा जहाँ मुन्नू रहता था जब कभी वह छुट्टी पर आता था। भैया कभी चिट्ठी नहीं लिखते थे, सिर्फ महाजिन के उल्टे सीधे अक्षरों से उनकी खबर मिलती रहती। इसीलिए जब वह पत्र भैया के हाथ का लिखा मिला तो वे सब इतना हैरान हो गए थे जैसे उनके साथ कोई दुर्घटना घटी हो। अचानक एक झटका सा लगा था। भैया ने सहसा बंगले को छोड़ने का फैसला लिया था। किसी को नहीं मालूम वे कहाँ जाएंगे, अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन कहाँ बिताएंगे। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी तीनों बहनों को बुलाया था। वे नहीं चाहते थे कि इस उम्र में कोई ऐसा काम हो जिससे किसी को ठेस पहुँचे। जीजी को लगा जैसे कहीं वह भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। सबसे बड़ी बहन होने के नाते उन्हें क्या घर इस तरह भैया पर छोड़ देना चाहिए था, जबकि भाभी की मृत्यु के बाद वे इतना अकेले रह गए थे। जीजी कुछ देर उन्नीदी आँखों से बरामदे के सफ़ेद खंभों को देखती रही। बुगुन बेलिया की लतरें बजरी पर झुकाई थीं, आंखें सरकती गईं। कुछ देर जाकर जामुन के पेड़ पर रुक गई जो लॉन के किनारे खड़ा था। अचानक जीजी को कुछ याद आया। वह अपनी चादर संभालते हुए बरामदे की सीढ़ियां उतरी और धीरे धीरे चलते हुए लॉन के फेंस और जामुन के पेड़ के बीच घास के एक छोटे से टुकड़े को देखने लगी जहां एक छोटा सा गोमड़ निकल आया था। क्या यह वही जगह थी जहां उन्होंने पिया को दफनाया था? रात भर छोटी उसे अपने छाती से चिपकाए लेटी रही थी। जरा से हिलती तो पिया के मुंह से चीख निकल जाती। कितनी पीड़ा थी उस छोटी सी जान में। रात भर बिलखने के बाद उसे सुबह मुक्ति मिली थी। पहली बार उसने देखा था कुत्ते की मौत कैसी होती है। जैसे परिवार में होने वाली वह पहली मृत्यु आने वाली वंचनाओं की शुरुआत हो। वे भाई बहन उसकी पथराई लाश को बाग के इसी कोने में ले आए थे। मुन्नू ने कब्र खोदी थी जिसमें पिया के साथ उसकी चैन, दूध की प्लेट और गले के पट्टे को भी दफनाया गया था। छोटी का रोना रुकता नहीं था। एक छोटी सी कुतिया के लिए इतना संताप। क्या यह वही संताप था जो बाद के वर्षों में छोटी के चेहरे पर छाया की तरह चिपका रहता था? तभी उसकी नज़र बगीचे के परे फेंस पर पड़ी। वहाँ एक बंगाली सी दिखने वाली महिला खड़ी थी, उत्सुकता से जीजी को देख रही थी। उन्होंने प्रणाम किया तो जीजी ने भी हाथ जोड़ दिए। हम पास वाली कोठी में रहते हैं, महिला ने कहा।
जीजी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। इतनी उम्र बीत गई लेकिन अब भी उन्हें अजनबियों से बात करने में तकलीफ होती थी। क्या आपने यह बंगला खरीदा है? महिला ने पूछा। जीजी ने सकपकाते हुए सिर हिलाया। जी नहीं, यहाँ हमारे भाई रहते हैं, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। आपको कभी देखा नहीं, मेरा बहुत कम आना होता है। फिर अचानक जीजी के भीतर एक सूखा सा उबाल उठने लगा। यह हमारे फादर ने खरीदा था जब वे रिटायर हुए थे। हमारा बचपन यहीं गुजरा था। वह एक सांस में सब कुछ कह गई, फिर रुक गई, जैसे उन्होंने कोई झूठी बात कह दी हो जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और शायद उस महिला ने किया भी नहीं। वह सिर्फ उन्हें कुछ आश्चर्य से घूरती रही। वह आदमी जो यहाँ अकेले रहते हैं आपके भाई हैं? जी। जीजी से आगे कुछ नहीं कहा गया। उन्हें सहसा अपने भीतर एक गहरी थकान सी महसूस हुई। बिना कुछ कहे मुड़ गई। धीमे कदमों से बरामदे की तरफ जाने लगी, जहाँ अब भी उनके संदूकची, थैला और हुलडाल रखे थे। महाराजिन ने चौका धो दिया, बर्तन मांज लिए, चूल्हे पर सब्जी चढ़ाकर देखा तो गुन्नो बीबी खिड़की के पास खड़ी दिखाई दी। मैं कुछ देर क्वार्टर हो आती हूँ, आप जरा सब्जी देख लीजिएगा। गुन्नो का ध्यान भटक गया। व्यस्त होकर बोली, बस तुम जाओ, मैं सब देख लूँगी। भैया कहाँ गए हैं? वकील साहब के घर गए होंगे, बुला दूँ? नहीं। वह कुछ हिचकिचाई, फिर पूछा, क्या दिन भर वहाँ रहते हैं? यहाँ और है कौन? महाराजी ने कुछ शिकायत भरे लहजे में कहा। कभी तो खाना भी वहीं खा लेते हैं। मैं कब तक उनके पीछे भागती फिरूं? बहू जी थीं तो ठीक टाइम पर आ जाते थे, अब तो उनका पता नहीं चलता। ठीक है, तुम जाओ, ज़रूरत पड़ी तो मैं बुला भेजूंगी। महाराजिन से बात करते हुए डर लगता था। घर का कौन सा भेद था जो उससे छिपा था? कितनों का बचपन उसकी गोद में बीता था, कितनों की मौतें उसकी आंखों से गुजरी थीं। समय के अनवरत यातायात में एक वही थी जो पुराने स्टेशन सी एक जगह ठहरी थी। माँ भी उससे डरती थी, हंसी हंसी में कहती थी, भगवान ने मुझे सास से तो बचा लिया, लेकिन महाराजिन से ऐसा फंसा दिया कि उससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। शादी से पहले वह कितना उसकी गोद में सिर छिपा कर रोई थी, लेकिन बाबू कहाँ मानने वाले थे। तब महाराजे ने एक रात चिल्लाते हुए कहा था, तुम्हारी कोई लड़की कभी सुखी नहीं रहेगी। तुम लोगों के खून में जो पागलपन है वह सबको डुबो कर रखेगा। खून में पागलपन? आज भी उसकी बात याद आती है तो उसे आश्चर्य होता है कि वह कौन सा जादुई आईना था जिसके भीतर से उसने हम सब लोगों का भविष्य देख लिया था। बाद के वर्षों में जब वह कोई ग्रीक नाटक पढ़ती थी तो उसे लगता था कि वहाँ जैसे कोरस का रोल होता था वैसे महाराजिन का रोल ये हमारे परिवार में रहा होगा। बुड़बुड़ाते हुए अनर्गल शब्दों में अंधेरी भविष्यवाणियाँ करना जिन पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन जो अनजाने मौक़ों पर ताश के पत्तों से खुल जाती थी। उसने जल्दी से सब्जी के पतीले को गैस से उतारा और चौके की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। दिसंबर की धूप लॉन की पीली घास पर गिर रही थी। एक अजीब सा ऊँघता हुआ सन्नाटा घिराया था। इमली का पेड़, फेंस की झाड़ियाँ, बजरी की सड़क पर पत्तों का ढेर, कहीं कुछ हिलता दिखाई नहीं देता था। अचानक उसकी आंखें घास पर भागती गिलहरी पर ठिठक गईं। पता नहीं पिछले कितने वर्षों से उसने गिलहरी नहीं देखी थी। लखनऊ के जिस हिस्से में उसकी ससुराल थी वहाँ दूर दूर तक कुछ भी हरा नहीं दिखाई देता था। सिर्फ नालियों में बहता पानी, पुराने घरों के चबूतरे, एक दूसरे की पीठ छीलती हुई हवेलियाँ। जब पहली बार ब्याह के बाद गई थी तो भाग जाने को मन होता था। भाग तो नहीं सकी, लेकिन कभी वहाँ ज़्यादा दिन टिक कर भी नहीं रही। जब कभी मौका मिलता अपनी घर गृहस्थी छोड़कर यहाँ चली आती थी। उसके पति को हमेशा हैरानी होती थी कि इतने वर्षों बाद भी उनकी पत्नी अपने माँ बाप के घर के प्रति ऐसा बचकाना लगाव रख सकती हैं जैसे वह कभी उससे छूटा ना हो। कोई भरा पूरा मायका होता तो भी बात थी, लेकिन जिस घर में जीवित लोगों की संख्या घटती जाए और खाली कमरे में मृतात्माएं डेरा लगाती जाएं, उस घर में आखिर क्या चीज़ थी जो उसे बार बार खींच लाती थी।
गुन्नू की आंखें गिलहरी का पीछा करते हुए फेंस पर ठिठक गई। उसने देखा जीजी वहां खड़ी किसी अनजान औरत से बात कर रही हैं। एक स्वप्न सी मुस्कुराहट गुन्नू के चेहरे पर चली आई। कैसी लगती हैं जीजी? दूर से देखो तो माँ जैसी दिखाई देती हैं, बिल्कुल गुड़िया सी। दोनों ही दुबली पतली, कद में नाटी, लेकिन रंग बुर्राक सा सफ़ेद, बिल्कुल नील के कटरे की खतरानियों जैसा। जब दोनों साथ चलती तो माँ बेटी नहीं, छोटी बड़ी बहन दिखाई देती थी। बाबू क्लब में जाते तो उसे अपने साथ ले जाते थे। कौन कह सकता था कि जिस बिटिया पर इतना लाड़ प्यार न्यौछावर किया था, उस पर इतनी विपदाएं टूटेंगी। अपनी आंखों के सामने जिसने जवान लड़के की मृत्यु देखी हो, वह इस दुनिया में इतने धीर गंभीर भाव में रह सकती हो, यह उसे आश्चर्य में डाल देता था। उन्हें कभी पति का सुख नसीब नहीं हुआ, लेकिन चेहरे पर क्लेश की छाया तक नहीं। शायद ही मन की बात उन्होंने किसी से कही हो। कभी कभी बाबू पर बेहद गुस्सा आता था। जिस बेटी से इतना प्यार, उसका ब्याह ऐसे घर में किया। बरामदे में पैरों की आहट सुनाई दी। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ जैसे छोटी स्टेशन से आ गई हो। भागते हुए बाहर आई तो पैर ठिठक गए। भैया बाहर से आए थे और चुप खड़े घर की आवाज़ों को सुन रहे थे। यह बरामदे में सामान किसका है? जीजी आई हैं, गुन्नू ने कहा। तब से तुम्हें पूछ रही थी, कहाँ गए थे तुम? जीजी आ गई। उनके चेहरे पर रोशनी चली आई। कहाँ हैं? नहाने गई होंगी, उन्हें देर लगेगी, तुम खाना खा लो। महाराजिन से कह दो, वह भेज देगी। गुन्नू, वह एक क्षण हिचकिचाते से खड़े रहे, जैसे वह कोई बात सोचकर आए हों और ऐन मौके पर भूल गए हों। क्या बात है भैया? उनसे अभी मकान की बात मत करना, रात को बैठेंगे तभी सब तय हो कर लेंगे, तब तक छोटी भी आ जाएगी। वे मुड़ गए, तेजी से अपने कमरे की ओर चलने लगे, जो गलियारे के अंतिम छोर पर था। जब से वह आई हैं, पता नहीं क्यों उसे भैया को देखकर लगता है जैसे मुन्नू ने जो जवानी में किया वह ठीक था, और यह विचार आते ही मन आतंकित हो उठता है। हाँ, उसने भी देखा था बरामदे में सरकती छाया को, जो धीरे धीरे भैया के कमरे की ओर बढ़ रही थी। भैया की छाया और भैया में जैसे कोई अंतर न हो, जैसे जो कदम गुन्नू को इतनी तेजी से बढ़ते जान पड़े थे, वही जीजी की आंखों में सहमे से दिखाई दिए थे। एक बहन और दूसरी बहन की आंखों में इतना अंतर? क्या इसीलिए कि जीजी ने भैया को गोद में खिलाया था, और 7 वर्ष का अंतर जो बचपन में इतना बड़ा लगता था, वह ढलती उम्र में सिर्फ छोटी छोटी बातों में पता चलता था। बचपन में भैया उनके सबसे निकट थे। जो बात माँ जी से नहीं कह पाते थे, वह जीजी से कहते थे। पता नहीं जीजी के कितने रहस्य उनके पास जमा थे। कुछ समझते थे, कुछ को सुनकर हतप्रभ से रह जाते थे, कुछ अंधेरी खोखल में डाल देते थे। ब्याह के एक रात पहले वह उसे छाती से चिपका कर रोती रही थी। समझ में नहीं आता था कोई अपने स्कूल, अपने घर, अपनी रसी बसी दुनिया को छोड़कर कैसे अनजाने शहर में जा सकती है। क्या वह शुरुआत थी अलग होने की, घर के बिखरने की? जीजी ने एक सांस ली, फिर दूसरी सांस। गले में कुछ अटकने लगा। इच्छा हुई एक बार भैया के कमरे में जाकर देखें, जाकर कहें, देख मैं वही हूँ जिससे मिलने तुम जबलपुर आए थे। बाबूजी ने भेजा था जानने के लिए जीजी कैसे रहती हैं, जैसे उन्हें संदेह था कि कुछ गलत हुआ है। रात को सोने से पहले तुमने पूछा, जीजी ये तुम्हारी दीवारों पर किस औरत की तस्वीर लगी है? किस औरत की? और तब तुम्हें पहली बार पता चला था कि यह तुम्हारे जीजाजी की पहली पत्नी थी। उनका दूसरा ब्याह हुआ था। सुनते हैं बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर बच्चा जना था, लेकिन नहीं वह बच सका, न वह ही जीवित रह सकी। भैया, मुझे कभी कभी रात को सोते हुए उसकी सूरत दिखाई देती है। कहती है, तुम कौन हो जो मेरे कमरे में रहती हो, मेरे पलंग पर सोती हो? कौन हो तुम? कितने बरस बीत गए और जीजी आज तक उस औरत का जवाब नहीं दे सकी जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। कितना अजीब था
जीजी जो उठती हुई जवानी में अपने ससुराल गई थी, धीरे धीरे बूढ़ी होती गई और वह औरत जो बरसों पहले मरी थी दीवार की फ़ोटो में वैसी ही मस्त और हंसमुख दिखाई देती है जैसे अभी अभी उसका ब्याह हुआ है। बीबी चलिए, खाना तैयार है। महाराजन की आवाज़ सुनकर जीजी होश में आई। एक छोटी सी मुस्कान में चेहरा चमक उठा, जैसे किसी सपने से जागी हैं। तू अब तक कहाँ छिपी थी? अपने क्वार्टर गई थी। गुन्नू बीबी ने बताया कि आप यहाँ हैं। कितने सालों बाद आप आई हैं? महाराजन के होठों पर हरी बूंदकी अब भी वैसे ही कंपकपाती है जब वह हंसती है। बचपन में उसके साथ लॉन में गुल्ली डंडा खेलते थे वह मुन्नू और गुन्नू। उसके क्वार्टर में सबकी आंखों से छिपकर इमली की चटनी चाटते थे। बाप शराब पीकर जब उसकी माँ को पीटता था तो माँ जी उसे अपने साथ ले आती और वह उनके कपड़े पहनकर उन्हीं के कमरे में सोती थी। चेहरे पर झुर्रियाँ चली आई थी, लेकिन आंखों की चमक में कोई मैल नहीं आया था। माँ जी होती तो आप लोगों को देखकर बहुत खुश होती। उनकी हमेशा यह शिकायत रहती थी कि तीनों बहनें अलग अलग आती हैं, साथ कभी नहीं। महाराजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो हमेशा उनके साथ रही, यह छोटी बात है। महाराजिन के चेहरे पर एक छाया सी चली आई। आखिरी दिनों में आपको बहुत याद करती थी। आपसे जो मन की बात कहती थी वह किसी से नहीं। ऐसा था तो मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा क्यों पा लिया? जीजी का स्वर धीरे से कांपा था, जैसे बरसों से कहीं भीतर जमा गुस्सा, नाराज़गी, शोक एक साथ उमड़ आया हो। फिर उन्होंने मुंह मोड़ लिया। एक सूखी सी किरण आंखों में चुभने लगी। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। लेकिन महाराजिन गई नहीं, ड्योढ़ी पर खड़ी रही। कुछ देर सिर्फ सन्नाटे की आवाज़ सुनती रही। बीबी, एक बात पूछनी थी। क्या है? मुन्नू भाई साहब का कमरा साफ करवा दूँ? कितने दिनों से ताला पड़ा है। जीजी कुछ देर तक लॉन पर उतरती धूप को देखती रही। क्यारियों पर एक सांवली सी छाह गिर रही थी, एक पीली सी उछास। कहीं दूर झाड़ियों में हवा की सरसराहट गूंज रही थी। नहीं महाराजिन, उसे छोड़ दे, छोटी आएगी तो वही खोलेगी। पता नहीं क्यों महाराजिन के सामने उसके मुंह से मुन्नू का नाम नहीं निकल सका, जैसे मुंह से बाहर निकलते ही वह किसी अज्ञात ख़तरे में पड़ जाएगी। वह उसे बचाना चाहती थी, जबकि वह हमेशा के लिए उन सब से बचकर निकल गया था। खतरों की कोई कमी है? एक से दूसरे कमरे में जाओ तो बीच में कितने जोखिम, कितने जाल, कितने गड्ढे दिखाई दे जाते हैं। तभी आंखें भैया पर पड़ी तो मन धक सा रह गया। उसे पता भी नहीं चला था कि कुछ लोग उनसे मिलने आए थे, बिल्कुल अजनबी चेहरे, जिन्हें कभी आस पड़ोस में नहीं देखा था। भैया बगीचे की फेंस के सामने खड़े थे और उन्हें कुछ दिखा रहे थे। बंगले की ढलुआं छत पर पलस्तर झड़ती दीवारें या चिमनियाँ, जहाँ से सर्दियों में आग में जलती लकड़ियों का धुआं निकलता था, वे मकान के हर हिस्से को कुछ वैसा ही लोलुप आँखों से परख रहे हैं जैसे कसाई किसी बूढ़े जानवर को। भैया जो कुछ उन्हें बताते जाते हैं, एक आदमी उसे अपनी नोटबुक में दर्ज किए जाता है। कितने बाग बगीचे हैं, आउट हाउस की कितनी कोठरियाँ, कितनी एकड़ ज़मीन, जामुन, इमली और सेमल के कितने पेड़। याद आया जब वह स्कूल से लौटती थी तो बरामदे में बस्ता पटक कर इन्हीं पेड़ों के पीछे छिप जाती थी। माँ खाने के लिए बुलाती तो खोई सी खड़ी रहती। बस्ता तो यहीं का यहीं पड़ा है, आप पता नहीं कहाँ कुदकड़े मार रही हैं। माँ उसे बुलाती और उनकी आवाज़ हवा में तैरती हुई उसके पास आती तथा वह उससे बचती हुई कभी एक पेड़ कभी दूसरे पेड़ के पीछे छिपती जाती। फ्रॉक के नीचे उसकी नंगी टांगों पर कांटे बिंध जाते, मांस छिल जाता, खून की खरोंचें खींच जाती। माँ के साथ आँख मिचौनी खेलते हुए वह भूल जाती कि माँ उसे खोज रही हैं या वह माँ को।
उसे क्या मालूम था कि एक दिन हंसते हुए वह झाड़ी के पीछे से आएगी और माँ उसे कहीं दिखाई नहीं देंगी। सारी दुनिया खाली पड़ी होगी, सारी दुनिया खाली पड़ी होगी और वह हर जगह, हर मोड़, हर मुकाम पर खड़े होकर चिल्लाएगी, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, और उसे पकड़ने कोई नहीं आएगा। सिर्फ उसकी आवाज़ खाली बंगले की दीवारों, खंभों, गलियारों से गुजरते हुए उसके पास उल्टे पांव लौट आएगी। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ। कौन है? कौन? जीजी भागते हुए बरामदे में गईं और उसने देखा बरामदे की सबसे निचली सीढ़ी पर अपना बैग उठाए कोई लड़की खड़ी है, हंसती हुई। छोटी तू? वह नीचे उतरी और उसे अपने में भींचकर रोने लगी। धन्यवाद। कहानी लंबी है, इसलिए इसका अगला भाग आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।